नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। साइबर ठगी, दो ऐसे शब्द जो आप हर दूसरे दिन सुनते होंगे, परेशान भी होते होंगे। आपको चिंता सताती होगी कि कहीं हम भी किसी दिन किसी ठग के झांसे में ना आ जाएं। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो कुछ हुआ है वो हैरान करने वाला है। जानकर आप परेशान भी होंगे। एक शख्स व्हाट्सएप पर आई एक इमेज को, यानी एक तस्वीर को क्लिक करता है डाउनलोड करने के लिए और ठगी का शिकार हो जाता है। 2 लाख रुपए गवा देते हैं वे। हमारे साथ खुद प्रदीप जैन होंगे जो इस नए तरीके की ठगी के शिकार हुए हैं। पूरी कहानी वे खुद बताएंगे। साथ ही तमाम एक्सपर्ट होंगे जो आपको बताएंगे कि ऐसे मामलों से आपको कैसे बचना है। तो शुरू करते हैं प्रदेश का प्रश्न। पहले खास रिपोर्ट, उसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। फोटो में अपनी लिंक छुपा के भेजा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं इसको। व्हाट्सएप यूजर्स हो जाइए सावधान। व्हाट्सएप पर साइबर ठगों की नजर। व्हाट्सएप के जरिए की जा रही ठगी। एक क्लिक और खाली हो जाएगा अकाउंट। जबलपुर के रहने वाले प्रदीप जैन वो शख्स हैं जो साइबर ठगी के हाल ही में शिकार हुए हैं। ठगों ने प्रदीप जैन के अकाउंट से 2,01,000 रुपए निकाल लिए। प्रदीप के साथ ठगी के लिए साइबर ठगों ने जो तरीका अपनाया वो नया और हैरान करने वाला था। आप ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये फोटो है, ये एक बुजुर्ग की फोटो है। ये फोटो जो है ये इस तरह से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज है ये कस्टमर सर्विस सपोर्ट सेंटर के नाम से ये मैसेज आता है और इस मैसेज में प्रदीप कुमार जैन के बाद थोड़ी देर बाद एक फोन आता है। अनजान नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेज में एक तस्वीर थी। पहले तो प्रदीप जैन ने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उन्हें उसी नंबर से 1-2 बार फोन आया। फोन करने वाले ने प्रदीप से पूछा कि क्या आप तस्वीर में मौजूद शख्स को पहचानते हैं। सर जी, सुबह टाइम 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और सामने वाले ने मेरे से बोला कि मैंने आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे एक व्हाट्सएप फ़ोटो भेजी है, कृपया इसके डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो मैंने उस समय व्हाट्सएप नहीं खोला। करीब 1-8 घंटे बाद मैंने नेट चालू किया, व्हाट्सएप खोला। जैसे मैंने व्हाट्सएप खोल कर उसकी फ़ोटो डाउनलोड की तो तुरंत हमारा मोबाइल हैंग हो गया और पूरा मोबाइल का संचालन सामने वाले के हाथ में चला गया। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर एक तस्वीर डाउनलोड करने से प्रदीप जैन ठगी के शिकार कैसे हो गए, लेकिन ये कैसे संभव है ये भी जान लीजिए। ठग व्हाट्सएप पर इमेज भेजते हैं। इस इमेज में एक लिंक छपा होता है। जैसे ही आप फोटो पर क्लिक करते हैं, एक ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इससे फोन पर आने वाले OTP की जानकारी भी उन्हें मिल जाती है। ऐप के जरिए ही अन्य डाटा की भी चोरी होती है। अपराधी के पास आपके मोबाइल का एक्सेस होता है। OTP सीधे अपराधी के पास जाने लगते हैं। इसके बाद ठग नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। फोटो में अपनी लिंक छुपा के भेजा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, OTPs हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। ये जो मामला है, ऐसे ठग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से प्रयोग करते रहते हैं। व्हाट्सएप या हमारे किसी भी नंबर पे कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई चीज़ आती है, मैसेज है, फ़ोटो है, वीडियोस है, तो पहली चीज़ तो हमें उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए यदि वो अननोन नंबर है तो। दूसरा, अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसको देखें कि वो उसकी जो साइज़ है, जो जैसे फ़ोटो है तो उसकी साइज़ अधिकतम 1 MB या KB में होगी। लेकिन अगर उसके साथ में कोई फाइल है, अटैच है, जिसके थ्रू आपके मोबाइल को या आपके टेक्स्ट को हैक किया जा सकता है, तो उसका साइज जनरली बड़ा होगा। जबलपुर में ठगी के शिकार हुए प्रदीप जैन की एक गलती ने उन्हें लाखों की चपत लगा दी।
लेकिन प्रदीप जैन का मामला व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हर शख्स के लिए एक सीख है। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आने वाले कॉल ना उठाएं, अनजान नंबर से आने वाले फोटो वीडियो डाउनलोड ना करें, अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये खबर आपके लिए सावधान करने के लिए है। आप भी सावधान रहें, अपने परिवार को भी सावधान करें कि किसी अननोन नंबर से कोई फ़ोटो या वीडियो आता है या कोई उसे डाउनलोड करने के लिए कहता है तो उसे डाउनलोड ना करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और चलिए अब बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अखिलेश शुक्ला जी हैं, सीईओ टेकशॉट के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अंकिता शर्मा जी हैं, इन्वेस्टमेंट काउंसलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलन राव साहब, पूर्व डीसीपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रदीप जैन जी हैं, जो इस घटना के बारे में बताएंगे कि उनके साथ ये सारी चीजें कैसे हुई हैं। प्रदीप जी ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि उनकी जगह कोई भी होता तो इसका शिकार ही होता। सबसे पहले प्रदीप जी, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ सर, बताएं आप। हेलो सर जी, पहले मेरे पास 28 तारीख को सुबह 8:15 बजे के आसपास फोन आया। सुबह 8:15 बजे के आसपास फोन आया। उसने मेरे से फ़ोन करके बोला कि मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको डाउनलोड कर बताइए कि आप इनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। मैंने उसको उस समय इग्नोर कर दिया। फिर 1-1.5 घंटे बाद मैं मंदिर से लौट के आया। मैंने उसको जैसे मैंने नाट चालू किया और गलती से कह लिया जैसा भी हो, तो मैंने फ़ोटो को डाउनलोड कर लिया। और जैसे मैंने अपना डाउनलोड किया फ़ोटो को, तो मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया जी। और इस प्रदीप जी, क्या सिर्फ एक मोबाइल, फिर उसके बाद 3-4-5 फिर फ़ोन आए मेरे पास। जी, आप अपनी बात पूरी रखें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी पूरी बात रखें। और प्रदीप जी, क्या उस तस्वीर के साथ कोई लिंक भी था? वो मेरे को जानकारी नहीं कि उसके बाद लिंक होना चाहिए होगी। जे मेरे को जानकारी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब फोटो को डाउनलोड किया है और मेरा मोबाइल पूरा हैक हो गया। ठीक है प्रदीप जी, बाद क्या हुआ कि 5-6-7 फिर उसके जी हेलो हाँ बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या उस तस्वीर के साथ आपको याद होगा कोई उसके साथ कोई लिंक भी आया हुआ था या कुछ भी और? जिसका मेरे को उसका ध्यान नहीं दिया। मैंने उसके लिंक के बारे में ध्यान नहीं है। फोटो के अंदर कोई लिंक वगैरह छिपी है तो इसके बारे में ध्यान नहीं दिया इसलिए जी। अलग से कोई चीज आपको नजर नहीं आई? फोटो जो थी बड़ी अजीब टाइप की थी, जैसे कोई भिखारी टाइप का हो। जी ठीक है। नहीं, उसमें हमको कोई ऐसा लिंक अंदर कोई भी वो समझ में नहीं आई अपन को। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास फिर आते हैं। अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल है कि बिना ओटीपी के सिर्फ किसी फोटो को डाउनलोड कर लेने से ये चीजें हैंग हो जा रही हैं, आपके बैंकिंग तक फ्रॉड पहुंच जा रहे हैं। क्या ये संभव है और कितना संभव है? क्या किसी इमेज में हिडन लिंक हो सकता है? कि कुछ तो ऐसा हुआ है इनके फोन के साथ जिससे कि प्रॉब्ली इनका सिम जो है वो क्लोन हो गया हो। और एक बार सिम क्लोन हो जाएगा तो जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस या ओटीपी जो आएंगे वो सामने वाले जिसके पास वो क्लोन सिम है उसके पास भी सेम आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये एक लिंक हो और तभी ये फोन हैक हो। जो भी आप फोटो या कुछ भी डाउनलोड करते हैं अगर फोन पे, तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम भी पीछे पीछे डाउनलोड हुआ है जिसने प्रॉब्ली उस सिम को क्लोन कर लिया है, जैसा कि लगता है ये प्राइमरली। और उसके बाद ये जो जितने भी मैसेजेस या कॉल आएगा वो बंदा एक्सेस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज हुई है इनके साथ, प्रदीप जैन जी के साथ, जिससे कि इनका फोन हैक हो गया और फिर उसने ओटीपी और सारी चीजों का यूज करते हुए इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। जी अखिलेश जी, एक और सवाल, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं मौजूदा वक्त में? ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और मेरे ख्याल से एक आम आदमी नहीं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी इससे आजकल परेशान है कि साइबर सिक्योरिटी कैसे अपनी साइबर सुरक्षा करें, क्योंकि हर कंपनियां भी अपने सारा बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन ऑपरेट करती है। तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के जमाने में हैक हो जा रही हैं। तो एक बात तो तय है कि ना ये एक पैसे का मतलब बजट की कोई प्रॉब्लम है कि
अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है, आप जहां सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज खरीद सकते हैं, उसके बाद भी हैकिंग की संभावना आपकी हो सकती है। दूसरा, ना ही ये कोई बहुत इंटेलिजेंट और क्या बोलते हैं साइबर एक्सपर्ट्स अगर आपके पास हो, तब भी आप साइबर अटैक्स रोक पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हम पास में देखते हैं कि आ, आ, वो हैक हो चुकी है, डिस्पाइट बीइंग कि बहुत ही वेल रिसोर्स्ड है, वेल बजट है, उनका साइबर सिक्योरिटी पे लाखों का खर्चा है। तो अब बात यह कि बचा कैसे जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम किसी भी एक्सटर्नल लिंक, जैसा कि बार बार आपके शो में भी बात हो रही है, और आजकल अगर नॉर्मल फोन भी करें तब भी बहुत सारी गवर्नमेंट एक सावधानी की एक सूचना देती है फोन की रिंग जाने से पहले। तो किसी भी एक्सटर्नल लिंक पे आप क्लिक न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति जो आपको कोई भी चीज बता रहा है, जैसे इनके केस में बताया, एक अनजान आदमी ने इनसे बताया कि फोन डाउनलोड करके आप ये बताएं, वो एक अनजान व्यक्ति है, तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इनफैक्ट आप जानते भी हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इनफैक्ट अगर उसका वीडियो भी है, अगर वो आपसे किसी तरह के ट्रांजैक्शन की बात करता है, तो सबसे समझदारी है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे आप उस व्यक्ति से क्रॉस चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई दोस्त है, इनफैक्ट आपकी वाइफ या बच्चा आपसे एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कहता है कि मुझे पापा पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो समझदारी इसी में होगी कि आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म से उसको कॉल करके एक बार क्रॉस चेक करें, तभी ये काम करें। नहीं तो आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। स्पेशली आज के जमाने में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होके लोग वीडियो और फेक कॉल कर रहे हैं, आइडेंटिटी भी चुरा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले एक बार उसको चेक करें। बिल्कुल सही आपने कहा। एलन राव साहब, हम जरा समझना चाहेंगे कि ऐसी शिकायत जब आती है प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्या प्रोसेस होता है सर? किस तरीके से आप उस फ्रॉड तक पहुंचते हैं? जरा वो प्रोसेस अगर आप बता सकते हैं तो बताएं। राव साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अमित जी नमस्कार। जी आपके सभी व्यूअर्स को और मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि आपने इतना इम्पोर्टेंट विषय जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चित है, और खास तौर से जो ओल्ड एज पीपल है उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये पहले तो आपने अभी जितने भी सावधानियां बताई हैं, जो अभी शुक्ला जी बता रहे थे, उन्होंने भी बताई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले जब भी कोई ऐसा क्राइम का शिकार कोई होता है तो इमीडिएटली पुलिस को जरूर उसको फोन करें, ये सबसे पहला काम है। और एक केंद्रीय सरकार की एक वेबसाइट है cybercrime.go.in, उसके ऊपर इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अगर जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो आपको इमीडिएटली जो भी पैसा कहीं गया है, आपका किसी वजह से गया है, तो वो आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा जिस भी अकाउंट में गया है वो। तो ये इंपॉर्टेंट कहा था। एक टोल फ्री नंबर भी है, वो शायद 1932 है या जो भी है, उसको जरूर कॉल करके बता दें। वो नंबर पे जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। उसके बाद ये एक बार तो ये MHA की वेबसाइट मैंने जो बताई है उस पर करने के बाद में फिर वो आपको डायरेक्शन देंगे। आपके लोकल थाने में साइबर क्राइम थाना बना हुआ है, वहां पर जाके रिपोर्ट करें। जो जैसा कुछ हुआ है वो सब बताएं। टेलीफोन नंबर जो मिले हैं वो आप उनको बताएं, उनको सबको बताएं, तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। और जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट करते ही पुलिस को डेफिनेटली केस दर्ज करके उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। और तफ्तीश में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये करेंगे कि जो नंबर से बात हुई है, या जो जिस नंबर से कॉल आया, या जिस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, या जिस नंबर से कोई फोटो आया, जिस भी नंबर से आया उसकी तहकीकात की जाएगी, वो नंबर किसका है, कैसे है। बट ज्यादातर केसों में ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसे नंबर फेक आइडेंटिटी पे लिए जाते हैं। तो ये एक पुलिस के लिए सामने चैलेंज है कि वो उसको उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या मुश्किल भी होता है, कई केसों में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कोशिश जरूर की जाती है। और उसी कोशिश का ये नतीजा है कि मैं समझता हूं कि अबाउट 40% जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, रिपोर्टेड अगर है तो 40% में सक्सेस रेट है। 60% अभी भी ट्रेस नहीं हो पाते हैं, बिकॉज कि वो नंबर दूसरे आइडेंटिटी पे लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट फेक होते हैं, जिस अकाउंट में गया है वो अकाउंट को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अकाउंट किसी और के नाम पे होता है, पैसा कोई और निकलवा लेता है, उस अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास होता है। लेकिन अगर 24 आवर्स में रिपोर्ट हो जाए तो उस अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, आपका पैसा बच सकता है। उसके बाद प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आईओ जैसा गाइड करे आपको, उसके बाद वो पैसा वापसी की कार्रवाई होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात अब इसमें यही रह गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी अनजान जो है फोटो, अनजान लिंक, अनजान कोई व्हाट्सएप कॉल, अनजान कोई वैसे SMS, कोई किसी प्रकार का टेक्स्ट मैसेज जो अनजान नंबर से आ रहा है उसको बिल्कुल टच ही ना करें, उसको एकदम इग्नोर कर दें अगर आपको बचना है तो। कई बार ये भी देखा गया है कि जो सेक्स से रिलेटेड कोई फोटो पिक्चर्स आती हैं, कई लोगों को लालच आ जाता है, उसमें आ जाते हैं, सेक्सटोर्शन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात है वो अपनी सामाजिक बेइज्जती ना हो जाए उनकी, उनके घर में पता ना लग जाए, वो फिर और ज्यादा उससे पैसा वसूलते रहते हैं। अगर किसी को ये पता लग गया किसी आदमी के साथ सेक्सटोर्शन कर लिया और उसने पुलिस रिपोर्ट नहीं की, वो समझ लो वो तो एक असामी बन गई उन साइबर क्रिमिनल्स की। वो पैसा मांगते रहेंगे, उनको जब तक वो देते रहेंगे तब तक वो मांगते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे। इसलिए मैं सबसे ये जो भी देखो, अपराध तो किसी के साथ हो सकता है, अगर हो गया है उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। उसका एक और फायदा ये रहेगा कि रिपोर्ट करने से डाटा बैंक बनता है, मोडस ऑपरेंडी पता लगती है किस प्रकार से, जैसे अभी इनके साथ इनके जबलपुर में प्रदीप जैन साहब के साथ ये एक नया तरीका जो आया है। ऐसे बहुत से तरीके हैं, तरीके कितने हैं साइबर क्राइम करने के, वो ये करके आ चुके हैं। तो अगर रिपोर्ट नहीं करते जैन साहब तो कैसे पता लगता पुलिस को कि इस नए तरीके से भी हो रहा। तो जिस प्रकार से भी कोई भी क्राइम होता है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, डाटा बैंक बनेगा, और उसके बाद जो आदमी पकड़े जाएंगे उनसे पता लगेगा कि और पुराने केसेस कितने उन्होंने किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा सर, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत पुलिस के पास जाएं, तुरंत साइबर सेल को इन्फॉर्म करें, उसके बाद जो भी चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन तत्काल आपको ये करना है। अंकिता जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हम अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और बढ़ते फर्जीवाड़े को देखते हुए क्या बैंकिंग सर्विसेज में भी कुछ बदलाव की जरूरत आपको नजर आती है? नमस्ते सर। मेरा यहाँ पे जैसे कि अभी इतनी सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हुई, तो मेरा यहाँ ऑब्जर्वेशन था, प्रदीप सर ने बोला कि उनका डेटा बंद था, उनको कॉल पे कॉल आते गए, उसके बाद उन्होंने डेटा ऑन किया। तो वो एक नेसेसरी स्टेप है कि जब भी आप फोन अपना यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपना डेटा ऑफ रखिए हमेशा। वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। प्लस बैंकिंग से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, जैसा कि राव सर ने भी हमें बोला कि जिन जिन जगहों पे उन्होंने भी हमें कंप्लेंट करने का बताया, इसके साथ ही आप एक फोन अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पे करिए और वहां पे आप इन्फॉर्म करिए कि आपके अकाउंट से इस तरह से कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है। आपके अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज किया जाता है बैंक की तरफ से, आपके डेबिट कार्ड्स ब्लॉक किए जाते हैं और उस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाता है। और फिर नेक्स्ट जो साइबर क्राइम में जो रिपोर्ट करने सर ने बोला है, उस रिपोर्ट की एक कॉपी भी आप बैंक में प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक भी अपनी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करता है। हमारा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है, बैंक भी उस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेट अंकिता जी, आप करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये चीजें तब हैं जब ये फ्रॉड हो जाते हैं। हम आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि क्या जाहिर सी बात है ये चीजें चल रही हैं तो बैंक पे इस पर सीरियस है, क्या आपको लगता है, आपको सजेस्ट कर सकती हैं कि कुछ सर्विसेज में कुछ बदलाव किए जाएं, मसलन OTP एक बार नहीं बल्कि 2 बार आए, या फिर एक लिमिट यूजर अपने अकाउंट को लेकर बैंक में किसी भी अकाउंट के साथ कर सकती है कि हमारा ये 2-3 अकाउंट जो हैं तो फलाने अकाउंट पर हम इतने से ज्यादा ट्रांजैक्शन इतने मिनट के भीतर नहीं कर सकते, या उसके लिए एक वेरिफिकेशन कॉल है। क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए आपको लगता है? बेसिकली बैंक्स अभी जो प्रिवेंशन लेते हैं फॉर एनी ट्रांजैक्शन, जब कभी भी कस्टमर के अकाउंट पे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखता है जो वो यूजुअली करता नहीं है, तो उस केस में भी बैंक्स को अलर्ट जाता है जिस ब्रांच में उनका अकाउंट होता है। फॉर दैट टाइम उनका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, जब तक बैंक के ऑपरेशन हेड या ब्रांच हेड रिपोर्ट नहीं करते कि हाँ दिस इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन डन बाय द क्लाइंट। तो उस केस में भी बैंक अपने प्रिकॉशंस ले रहा है। बैंक इतनी कैंपेन्स चला रहा है जहाँ पे वो बता रहा है क्लाइंट्स को कि अपना OTP शेयर मत करिए। OTP शेयर करना, उसके बाद तो आप फ्रॉड प्रूफ करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि OTP ही कस्टमर ने दे दिया। तो OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए यहाँ पे। मतलब और एक फीचर होता है डेबिट कार्ड में, टैप एंड पे का ऑप्शन होता है। यूजुअली ये केसेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं जब भी हमारे पास कोई नया डेबिट कार्ड हम रिसीव करते हैं, हम कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करवा
ओपन करवाते हैं या हम कोई इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करते हैं, तो हमें हमेशा एक सेट ट्रांजैक्शन लिमिट्स चेक करनी चाहिए अपने कार्ड्स पे, कि मिनिमम हम उसको उतना ही रखें जितना हम एक बार में यूज करना चाहेंगे। 2,000, 5,000, 10,000, जी, इससे ज्यादा की लिमिट्स हम ना रखें। किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन के टाइम पे हम हमेशा उस लिमिट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल हमारे आपने हाथ सही में कहा। होता है। हम यहाँ पर सावधानी बरत तो सकते हैं, लेकिन चुनौतियां काफी हैं। अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल ये है, इमेज डाउनलोड करने पर ये चीजें हो रही हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑटो डाउनलोड मोड पर रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? क्योंकि भेजने को लोग रील्स भी भेज रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, लोगों को डेली ट्रांजैक्शन करना है, यूपीआई का जमाना है। तो ऐसे हमारे देश की आबादी और उस हिसाब से अगर हम देखें तो लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत आसानी से साइबर क्रिमिनल जो हैं, जो साइबर ठग हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। और कई ऐप जो हैं, अखिलेश जी, हम आपसे ये बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे, जिन्होंने एक्सेस ले रखा है, हमारी गैलरी का एक्सेस ले रखा है, हमारे कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रखा है, तो कहीं ना कहीं हम इस मुश्किल में आधे तो फंस ही चुके हैं। एक बात मैं जो खास यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को लेकर कहना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट अगर आप आज के जमाने में कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आता है तो बाय डिफॉल्ट उसका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बंद होते हैं। आपको जाके इसको ऑन करना पड़ता है, स्पेशली बड़े बैंक में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे नेशनल जो काफी बड़े बैंक हैं, उन सब में आज के टाइम पे बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन लॉक होता है। वहां पे आपको उसको जाके ऑन करना पड़ता है और वहां पे आप उसको एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे आपको डेली ट्रांजैक्शंस करने हैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल आप डेली, हर इंसान कोई रोज ई कॉमर्स पे जाके वेबसाइट पे कुछ खरीद नहीं रहा होता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खासकर ध्यान रखने की बात है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप बंद करके ही रखें अनटिलनेस आप ट्रेवल कर रहे हैं उस कंट्री में, किसी भी कंट्री में। और ऑनलाइन जो है वो अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद ही रखें। टैप एंड पे का ऑप्शन भी बंद ही रखें, जरूरत हो तो करें, नहीं तो आप इतनी भी जल्दी क्या है 2-3 मिनट हम रुक सकते हैं। फोन की सेटिंग भी ऐसे ही हम जाके बहुत इजीली चेंज हो जाती है। कोई भी इंसान आज के टाइम पर अगर गूगल करे तो उसको पता चल जाएगी कैसे हम अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और उसको बाय डिफॉल्ट डाउनलोड ना करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि उस जो इंफॉर्मेशन है या वो जो नंबर है या जो लिंक है उसका सोर्स कौन है। क्या उस व्यक्ति से आप क्या वो विश्वसनीय सोर्स है कि नहीं है। अगर वो विश्वसनीय सोर्स नहीं है, हर चीज को इंटरनेट पे स्पेशली जो शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप पे, आपको संदिग्ध निगाहों से ही देखना है उसको। बाय डिफॉल्ट आप उसको अंदर, जैसे आपने घर में जब तक किसी को जानते नहीं अंदर नहीं आने देते हैं, वैसे ही फंडामेंटली कोई भी अनजान व्यक्ति कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करे या मांगे, आप उससे पूछिए कि क्या कारण है, क्यों है। मेरे ख्याल से जैन साहब के केस में इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि उनसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों ये इमेज डाउनलोड करें। अगर ये सवाल ये पूछते तो शायद ये ठगी इनके साथ नहीं होती। दूसरी बात है ऑनलाइन जितने भी ऑटो डाउनलोड वाले मामले में आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से ये सेटिंग वैसे भी बंद रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डाउनलोड्स आते हैं जो आपके किसी काम के भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल हर आदमी आजकल अपने 4-5 ग्रुप में है, ऑफिस में है, सोसाइटी में है, बहुत सारी पिक्चर्स और इमेजेस शेयर किए जाते हैं वहां पे जो आपके किसी काम के नहीं है। तो अगर आप ऑटो डाउनलोड पे हैं तो वैसे भी आपका वो जो स्पेस है, मेमोरी है, वो खाएगा वो बैठ के। ऐसी में बाय डिफॉल्ट जब तक आप के किसी काम का नहीं है वो इमेज डाउनलोड करनी ही नहीं चाहिए और वो ऑप्शन बंद ही रखना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। और कई सारे ऐप्स भी जो लोग डाउनलोड कर लेते हैं बेवजह, आप एक्स्ट्रा किसी भी चीज के लिए जो आपके जरूरत की चीजें नहीं है, वैसे ऐप फोन में रखने से भी बच सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐप्स हैं जो एक्सेस ले लेते हैं, तो बाद में ये चीजें चुनौती जैसी ही होंगी। प्रदीप जी, आपसे जरा एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहेंगे इस मामले में। आप पुलिस के पास गए, चीजें कहां तक आगे बढ़ी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में सर? जी प्रदीप जी, आप इस घटना के शिकार हुए, आप पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस मामले की जांच कर रही है, कहां तक ये चीजें पहुंची हैं, आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? अब सर जी, जैसे मेरे साथ घटना हुई वैसे पहले तो मैंने नेशनल साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल दी। उसके जस्ट बाद मैं एसपी गया, वहाँ साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल दी। उसके बाद बैंक गया, बैंक में वो डाली।
फिर उसके बाद मैं TI थाना गया, अपने कोतवाली थाना, वहाँ भी कंप्लेंट डाल दी। सबने अपने अपने उन्होंने बोला भी कि आप जो नेशनल साइबर क्राइम में डाली वो सब जगह सर्कुलर हो गई है, वही आपके लाने सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद भी मैंने सब जगह कंप्लेंट डाली हुई है। बिल्कुल राव साहब, एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं, बैंक के सामने भी है, यूजर्स के सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, ये चुनौती वास्तव में बहुत बड़ी है। इसके लिए सरकार चिंतित है और सरकार टाइम टू टाइम कोई ना कोई ऐसी चीजें करती रहती है। जैसे साइबर क्राइम के लिए एक सेंट्रलाइज एक वेबसाइट बनाई है, वो है 1930, एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। इमीडिएटली सबको, सबसे इंपॉर्टेंट बात सरकार के लिए अब यह है कि लोगों को जागरूक करना है। लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या क्या हो सकता है। बहुत से लोग अनजाने में शिकार हो जाते हैं, जिनको सबको ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए, हर आदमी को मालूम होना चाहिए। लेकिन और दूसरी बात, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी आदमी को लालच में नहीं आना चाहिए। ये जो साइबर जो ठग है, वो आदमी को पहले लालच दिखाते हैं और लालच में आने के बाद आदमी उसके ट्रैप में फंस जाता है। और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको पालन करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अंकिता जी, एक शॉर्ट कमेंट लेंगे आपसे, वक्त कम है प्लीज। बहुत सारे लोग अपनी बैंकिंग डिटेल और कई जरूरी चीजें अपने फोन गैलरी में भी रखते हैं, व्हाट्सएप पर भी नोट्स में या खुद को भेज कर रखते हैं। मौजूदा वक्त में क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ये सब डिटेल्स हमें कहीं भी ऐसे फोन में रिटर्न मोड नहीं रखना चाहिए। सिर्फ अकाउंट नंबर आप रख सकते हैं, इसके अलावा कोई पासवर्ड, कोई पिन हमें कभी स्टोर नहीं करना चाहिए। कभी आपको लग रहा है भूल गए हैं, आप रीसेट कर लीजिए, 2 मिनट लगता है रीसेट करने में, पर लिख कर मत रखिए। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आप फोन में आई हर चीज को संदिग्ध निगाहों से देखें तो बेहतर है, आप सुरक्षित रहेंगे और बेवजह किसी भी चीज के चक्कर में न पड़े तो ही आप सुरक्षित हैं, क्योंकि दौर बहुत आगे है, बहुत एडवांस है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका आपको पता तब लगेगा जब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा। तो सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश शुक्ला जी आपका, अंकिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एलन राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ प्रदीप जैन जी जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और अपने सुझाव दिए। उम्मीद करते हैं हम सब सावधान रहेंगे और इस मामले में कई तब्दीलियां भी बैंकिंग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आने वाले वक्त के लिए तैयारी के साथ की जाएंगी। नमस्कार।